नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे एक सिंपल ऑब्जर्वेशन आपके जीवन को बदल सकता है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है समझने के लिए कि मेडिटेशन को लेके हमारी जो मान्यताएं हैं, जो भावनाएं हैं, उसको चैलेंज करना होगा, उसको चेंज करना होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक गलत फहमी है कि मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक चीज पे ही फोकस करें या कुछ आप करने बैठ रहे हैं, आप बस उसके साथ बने रहें। जैसे कि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं, आप मेरे को सुन रहे हैं, तो आप मेडिटेशन में हैं। जिस पल तुम्हारा ध्यान हटता है, तुम मेडिटेशन में नहीं हो। एक मेडिटेशन है कि आप किसी पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, और एक मेडिटेशन है कि आपका कोई पॉइंट नहीं है। आपने एक बिंदु से चालू किया, लेकिन बिंदु अलग हो गया, बदल गया, तो आप दूसरे बिंदु पे चले गए। लेकिन आपको यह एहसास हो रहा है, ये भास रहा है, ये पता चल रहा है कि हाँ, मैं दूसरे पॉइंट पे जा चुका हूं। ओवर व्यू या एक पीछे की सीट लेके बैठना और फिर पिक्चर को देखना, जो भी चल रहा है उसको देखना और सिर्फ देखते ही रहना, ये एक तरीके का प्रकार का मेडिटेशन होता है। इस प्रकार के मेडिटेशन को हम बात करते हैं। ध्यान एक ऐसी शक्ति है, अगर आपका ध्यान किसी एक वस्तु पे फोकस्ड है और डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, तो उस चीज का हल निकलना ही निकलना है। और वो चीज के अंदर एक अमाउंट ऑफ एनर्जी आ जाती है। ये भी दो पॉइंट यहां पे समझने की जरूरत है हमें। दूसरी थोड़ी दिलचस्प है, तो पहली मैं थोड़ा एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि कई लोगों को समझ नहीं आता। देखिए, एक तो है कि आप किसी एक चीज पर नजर गड़ाए हुए हो, तो उसमें आप फंसे हुए हो। लेट से कि आपके पास पैसे नहीं है, अब पैसा कमाने के लिए आप लगे हुए हो। आपको पता है कि अच्छा चलो, ये चीज जो है मुझे ये करना है, लेकिन उस चीज को कैसे करें वो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो आपका जो ध्यान है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे को कैसे कमाएं इस पे अगर लगा हुआ है, तो इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन 24 घंटे में 15 मिनट ध्यान तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जो समस्या है उस पे है। बाकी का 15 मिनट तुम व्याकुल हो रहे हो, डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, विकर्षण में हो। एक होता है आकर्षण में रहना, एक होता है विकर्षण में रहना। विकर्षण होता है डिस्ट्रैक्शन, और व्याकुल हो रहे हो आप। व्याकुलता का मतलब भी डिस्ट्रैक्शन होता है। अब आप सवाल करते हो कि मेरा डिजायर है, मुझे ये करना है, मुझे वो हो नहीं पा रहा। आप अपने आप से ईमानदारी से एक आईने के सामने खड़े होके, शीशे के सामने खड़े होके, क्या आप एक बात कह सकते हो कि मैं कितना फोकस करता हूं अपनी प्रॉब्लम पे एक दिन में?
क्या मैं 24 में 12 घंटे हूं, या 24 में 10 घंटे हूं, 24 में 8 हूं, 5 हूं, 3 हूं? अब फोकस गड़ाए रखने का मतलब भी समझने की आवश्यकता है यहां पे। फोकस सिर्फ कार्यों से नहीं गड़ाया जाता है कि आप चेयर पे बैठे हो पढ़ाई कर रहे हो, एक वो भी होता है। एक होता है विचार कहाँ हैं आपके। जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक अगर तुम्हारे विचार काम तक हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हारे विचार काम से हट गए और कहीं और चले गए, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितना प्रतिशत विचार तुम्हारा कहीं और लगा हुआ है। उदाहरण के तौर पे पढ़ाई का अगर है, कुछ डिजायर है, लेट से पैसे कमाने का ही एग्जाम्पल लेते हैं। पैसे कमाने का प्रॉब्लम है, तो क्या विचार आपका 24 घंटे एक प्रश्न के प्रतिरूप में या परिक्रमा कर रहा है क्या? वो क्या तुम्हारा विचार उस प्रश्न के पास खड़ा है? क्या उस प्रश्न की परिक्रमा कर रहा है तुम्हारा विचार, या नहीं कर रहा है, या कहीं और परिक्रमा कर रहा है? देखिए, परिक्रमा का मतलब भी समझने की कोशिश करिए। इस दुनिया में सिर्फ ग्रह या प्लैनेट्स परिक्रमा नहीं करते हैं चाचा जीज। जितने भी चाची मेरे को सुन रहे हो और चाचा सुन रहे हैं, सुन लीजिए ध्यान से, बहुत बड़ी बात है ये। जब मुझे पता चला था तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी और सर मेरा भिड़ गया था दीवार में, तो मेरे को टांके लगे जब ये मुझे पता चला था। मजाक कर रहा था, पर हां, ये समझने की जरूरत है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। विचार परिक्रमा करते हैं तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार। अगर तुम्हारा विचार एक प्रश्न की परिक्रमा कर रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, तब समझ लीजिए उस प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। हमारे विचार किसी ना किसी चीज की परिक्रमा करते रहते हैं। परिक्रमा का जो मध्य बिंदु है, जो केंद्र है, जो बीच में सूर्य है, वो क्या है? ये इस बार पर निर्भर करता है कि तुम्हारी इच्छाएं क्या है। अगर आपकी इच्छा अंजलि है, तो आपके विचार विचार दो प्रकार के होते हैं। ऑडिटरी यानी ध्वनि विचार, और दूसरा विजुअल थॉट्स यानी चित्र विचार। विचारों को हमने बहुत ज़्यादा इधर उधर कर दिया है और हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा इसको घनत्व कर दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। विचार दो प्रकार के होते हैं, आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो। ध्वनि विचार और चित्र विचार के अलावा कोई विचार है? इमेजिनेशन के अलावा और ऑडिटरी जो थॉट्स हैं उसके अलावा क्या आपके माइंड में आता है, मुझे बता दीजिए। तो विचार जो हमारे हैं वो अंजलि के केंद्र में, अंजलि को केंद्र बना के उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। अंजलि एक केंद्र है। किसी का फोन आ गया। माफ करिएगा। अंजलि जो कि एक केंद्र है, ध्यान दीजिएगा, उसका परिक्रमा किया जा रहा है, उसके अराउंड घूम रहा है वो ग्रह,
उस ग्रह को हम कह सकते हैं कि वो एक ग्रह ऑडिटरी ग्रह है, और जो दूसरा ग्रह है वो है विजुअल ग्रह यानी चित्र विचार। और दो ही विचार हैं, अंजलि की या तो फोटो आएगी या तो अंजलि की आवाज आएगी, इसके अलावा और कुछ अंजलि का नहीं आ सकता। तीसरा और क्या है अंजलि का आपके पास, मुझे बता दीजिए। आप क्या इमेजिन कर सकते हो? अंजलि को आप इमेजिन कर सकते हो ना, उसकी आवाज इमेजिन कर सकते हो। तीसरा एक और है, उसकी महक है, लेकिन महक जो है यानी जो गंध है, गंध विचार, मैं उसकी अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो सटल हो जाता है। वैसे 5 तरीके के विचार होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं तो 5 तरीके के विचार होते हैं। और वही होते हैं, उसके अलावा कोई विचार नहीं है पूरे माइंड में। और आप मुझे बता दीजिए क्या विचार है। तो अंजलि का विचार आया तो अंजलि की आवाज आई, अंजलि की महक आई, अंजलि की चित्र आया, और बस इसके अलावा और क्या आ रहा है? तो हमारे विचार किसी ना किसी की परिक्रमा करते रहते हैं। एक तो है या तो नियंत्रित विचार होते हैं या तो अनियंत्रित विचार होते हैं। अनियंत्रित विचार वो होते हैं जो कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ओवर थिंकिंग हो रही है तो आपको टेम्पो वगैरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, इधर उधर आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ ना कुछ ऑटो की आवाज़ सुनाई दे रही है, कोई गाना वाना ऑटोमेटिकली बजता जा रहा है। तो ये सब इनवॉलेंट्री यानी अनियंत्रित विचार है। नियंत्रित विचार क्या है? जिनको हम सोच सकते हैं। लेट्स से कि अगर मुझे कहना है कि मुझे यहां से धौला कुआं जाना है तो अब मैं कैसे जाऊं, अब मैं इमेजिन कर रहा हूं, तो ये नियंत्रित विचार हो गया। ये एक ऐसा विचार हो गया जो कि वॉलेंट्री थिंकिंग में आता है। वॉलेंट्री थिंकिंग मतलब क्या, कि मैं एक प्रश्न को डेलिबरेटली डाल रहा हूं, उसके बारे में सोच रहा हूं, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनवॉलेंट्री होता है। समस्या जो होती है वो अनियंत्रित विचारों की है। तो नियंत्रित विचार और अनियंत्रित विचार को समझने की जरूरत है, और साथ ही साथ यह समझने की जरूरत है, अपने अंदर देखने की जरूरत है कि मेरे कितने प्रकार के विचार है मेरे अंदर। तो 5 इंद्रियां हैं, 5 विचार है। ये पांचों इंद्रियों से होते हुए इंफॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर होती है, स्मृति बनती है। वो स्मृति प्ले होती रहती है। जब वो निद्रा में प्ले होती है, निद्रा में बजती है, निद्रा में उसका जो बोध है वो होता है, तो उसको हम कहते हैं कि हमें ड्रीम स्टेट हो रही है। और ड्रीम में तुम क्या इमेजिन कर सकते हो, स्वप्न में तुम क्या इमेजिन कर सकते हो, क्या सोच सकते हो? स्वप्न में आप क्या सोच सकते हैं? जो भी आपने मेमोरी में स्टोर कर रखा है। देखो कितना आसान हो रहा है, अगर हम चुपचाप बैठें और देखें तो हमें कुछ समझ में आ जाएगा। हमने माइंड को बड़ा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। माइंड से आसान चीज कोई नहीं इस दुनिया में, क्योंकि लोग करते नहीं हैं, इस वजह से उनको लगता है कि ये तो बड़ी अमहत्वपूर्ण बात है, हमें तो बिजनेस में 20,000 करोड़ करना है। कल्पना कर सकते हो, और क्या कर सकते हो? कल्पना किस चीज की करोगे? जो स्मृति है, स्मृति कहां से बनी? इंद्रियों से। इंद्रियां जो इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, वो कहां से ला रही है? ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। ज्ञान इंद्रियां कहां से ला रही? बाहर से ला रही है। बाहर जो कुछ मौजूद है वही जा रहा है। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5 इंद्रियों में से जो ज्ञान जा रहा है वो बाहर मौजूद है, अगर 10 इंद्रियां और होती तो 10 तरीके के और अलग तरीके के ज्ञान जाते। और मैं ये कहना चाहता हूं कि 50, 60, लाखों करोड़ों इंद्रियां अभी और हो सकती हैं, और उसके ज्ञान अंदर जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि इस भौतिक जगत में हमें सिर्फ अपने हिसाब से 5 चीजों का बोध होता है। उसके अलावा और भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हमें कभी वो मालूम नहीं पड़ती, क्योंकि हमने कभी भी उसने जानना, हम जान नहीं सकते उसको, क्योंकि हमारे पास इंद्रियां नहीं है। कुछ ऐसे जानवर हैं जैसे डॉल्फिन है, कुछ ऐसे विचित्र प्राणी हैं इस धरती पे जिनका जो सेंसेस हैं
वो मानव के इंद्रियों से नहीं मिलते, कुछ यूनिक सेंसेस हैं उनके, और वो यूनिक सेंसेस यूनिक इंफॉर्मेशन देते हैं। अगर वो हमें पता चलेगी तो हम चकित रह जाएंगे कि वो क्या इंफॉर्मेशन है। तो इंद्रियां बहुत हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हमारी तरफ नहीं आ रही है। मतलब ये आश्चर्यचकित बात है, काफी फ्लैबरगैस्टिंग चीज है ये। दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग एलिमेंट दैट वी आर लिविंग विद ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, बट द ओनली इंफॉर्मेशन वी अचीव और वी गेट और वी रिट्रीव थ्रू द सेंसेस आर द कंपैटिबल थिंग्स अकॉर्डिंग टू अ ह्यूमन sensory organ. Whatever is compatible to my machine, that only I receive, to my instrument. That's it. तो ये तो चलिए इंद्रियों का एक सफर हो गया, पर इंद्रियों में मत पड़ो क्योंकि वहां पे पिक्चर चल रही है टाइप का हो जाएगा। इट्स लाइक एंटरटेनमेंट। पीछे आते हैं थोड़ा सा। अब हमने ये देख लिया पूरा का पूरा कि अगर हम किसी एक चीज को फोकस करते हैं तो हमें उसका जवाब मिलता ही मिलता है। हमारे विचार को बस परिक्रमा करवाना है, और परिक्रमा दिन में 15 मिनट नहीं होना चाहिए, कम से कम 10 से 12 घंटे परिक्रमा होगा तो उसका जवाब आपको जल्दी मिलेगा। और अगर आपका कम होगा टाइम तो आपको उतना ही लेट और डिले में उस सवाल का जवाब मिलेगा आपको। मतलब लोग कहते हैं ना कि बर्निंग क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन बर्निंग नहीं होना चाहिए। कितनी देर तक तुम उस क्वेश्चन के साथ ठहर रहे हो, क्योंकि बर्निंग क्वेश्चन सबके पास है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो व्हाट इज गॉड। कौन इस दुनिया में नहीं है जो नहीं जानना चाहता, लेकिन हर इंसान के अंदर इतना सब्र नहीं है या इतना महत्वपूर्ण नहीं समझते हम इस क्वेश्चन को। तो हम हमारे पास और दूसरे क्वेश्चंस हैं, जैसे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये वाला क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये भी एक प्रश्न है, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। ये मत सोचो कि इसका जवाब नहीं मिलेगा। अगर बाहुबली 2 नहीं रिलीज होती और ये सवाल का जो जवाब है ये बाहुबली 1 का था, एंड में कटप्पा ने बाहुबली को मार दिया, अब आप कह रहे हो कि ये जो सवाल है इसका जवाब मुझे चाहिए, बिना फिल्म रिलीज होने से पहले मिल जाएगा। बिना फिल्म रिलीज हुए आपको जवाब मिल जाएगा। बस अपने क्वेश्चन के साथ ठहरो, 12 घंटे कम से कम ठहरो। अपने आप आपका माइंड परम्यूटेट एंड कंबाइन करके कुछ पॉसिबल थ्योरीज लेके आएगा। ऑटोमेटिकली आपको निकल आएगा ये 4 चीजें हो सकती हैं और उसमें से ये 2 चीजें ज्यादा लग रही हैं। बस अब अगले टाइम में देखना है क्या हो सकता है। सिंपल। निकल आया प्रमाण, जवाब निकल आया। फिर आपका माइंड कहेगा गूगल कर ले, यूट्यूब पे थ्योरी वाली वीडियो देख ले, हो जाएगा। सजेस्टिव स्टेट होती है माइंड की। जब आप एक प्रश्न के साथ ठहरते हो तो वो प्रश्न जो है उसका उत्तर ढूंढने के लिए हमारा जो मन है वो सजेस्ट करता है पॉसिबल सॉल्यूशंस। गूगल कर ले, यूट्यूब कर ले, गाइडेंस ले ले, काउंसलिंग ले ले, चलो इनसे पूछता हूं, चलो उनसे पूछता हूं, ये कर ले, इनसे पूछ ले, उनसे पूछ ले। 10-12 नियम कानून देता है आपको, 10-12 उत्तर देता है। वो जो उत्तर है उसको आप अप्लाई करते हो, फिर और क्वेश्चंस आते हैं, फिर उनको आप ढूंढते हो, फिर आखिरी में आपको उत्तर मिल जाता है। जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा उतना टाइम लगता है उसमें। बड़ा पहाड़ खोदने में बड़ा टाइम लगता है। बड़ा पहाड़ छोटे टाइम में नहीं खोदता। तो आप सब बुक्स पढ़ते हो, आप बुक्स ऑर्डर करते हो, बुक्स पढ़ते हो, उसका जवाब ढूंढते हो।
कि बिजनेस माइंडसेट कैसे रखते हैं, उसका जवाब ढूंढोगे। तो एक तो ये हो गया कि आप मेडिटेट कर रहे हो और उस मेडिटेशन में आपको उस जवाब, वो जो सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा, लेकिन कितना टाइम तुम दे रहे हो एक दिन में ये डिपेंड करता है। प्रॉब्लम क्या है कि 15 मिनट तुमने नाटक किया और बाकी का जो टाइम है उसमें तुमने टाइम पास किया, फिर तुमने अंत में आके कहा कि भैया मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं। अरे तुमने 15 मिनट की कल्पना करी, उसमें आप मेरे से आके पूछ रहे हो। अगर आप उस प्रश्न के साथ पूरे दिन ठहरो और पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढो तो आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। तुरंत नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला, जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है उतना ही टाइम लगता है। उसमें आपको काफी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, डेटा गैदर करना पड़ेगा, काफी चीजें होती हैं। अब सवाल आता है कि एक तो ये पोर्शन हो गया कि अगर हम किसी चीज के ऊपर ध्यान लगा दें तो उसका हमें सोल्यूशन मिलना ही मिलना है, आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, बस चिपके रहो। अब दूसरा एक बड़ा विचित्र चीज जो मुझे पता लगी ध्यान की, बड़ी खतरनाक चीज है, ये मेरे को काफी दिलचस्प लगता है और आप लोगों को भी मजा आएगा इसको सुनने में। अगर हम किसी चीज पे ध्यान देते हैं तो उसमें एनर्जी चली जाती है, चाहे वो एक लोहे का टुकड़ा हो, प्लास्टिक का टुकड़ा हो, कुछ भी हो। एक कह सकते हैं एक तरीके का कॉन्सिक्रेशन हो जाता है उसमें, कॉन्सिक्रेशन। अब ये कैसे पता चला, देखिए यूएस में एक टीम बैठी हुई है, वो ये पूरे दिन 12-13 घंटे उनका फोकस इस पे टिकता है कि कैसे हम फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे लोगों को बना के रखें। एक तरफ पूरी की पूरी टीम का जो ध्यान है वो उसमें लगा हुआ है। अब जब प्रोडक्ट बनेगा और 1 साल बाद जब प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उस प्रोडक्ट में 1200 लोगों की या 1300 लोगों की, बहुत सारे लोगों की एनर्जी घुस जाती है। अब वो प्रोडक्ट आपके सामने आएगा तो एक तरफ 1200 लोगों का ध्यान की शक्ति है और एक तरफ आपके ध्यान की शक्ति है। आप विचलित हो जाओगे, आप भ्रमित हो जाओगे, आप व्याकुल हो जाओगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। इसीलिए सोशल मीडिया से लड़ाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा लगाया गया है ध्यान कि तुमने खोला नहीं और 4 घंटे तुम बाहर निकले नहीं। एक तरफ जो ध्यान है वो इतना ज्यादा है कि उसने उस ध्यान की शक्तियों को इसमें डाल दिया है। जब भी हम किसी चीज पे फोकस करते हैं वो चीज एक्सपैंड होने लगती है। जैसे अगर आप अंदर के जो चक्र हैं उस पर अगर आप फोकस करोगे तो वो चक्र एक्सपैंड होने लगते हैं, खुलने लगते हैं। जब वो चक्र खुलने लगते हैं उनके साथ कुछ सिद्धियां आती हैं। शुरू में वो सिद्धियां सिर्फ एक दायरे में रहती हैं, फिर वो सिद्धियां बढ़ जाती हैं। उसके बाद फिर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं आपके साथ जो आप कहोगे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन बशर्त है कि तुमने उस पॉइंट पे फोकस किया या नहीं किया। आप सोचिए, एक साउंड ऑफ साइलेंस पे फोकस करने से, एक चक्र पे, अनाहता चक्र या फिर आज्ञा चक्र पे फोकस करने से जब वो चक्र खुलने लगता है तो ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज आती हैं। लेकिन ये कैसे आ रही हैं? सिर्फ ध्यान से आ रही हैं। और ये अंदर के चक्रों पे सिर्फ ध्यान देने से नहीं होता है, बाहर भी जो पॉइंट्स हैं, बाहर भी जो दुनिया में चीजें, उस पर भी अगर आप ध्यान दोगे तो आप आज नहीं तो कल एक ऐसी चीज क्रिएट कर दोगे जिसकी कोई हद नहीं है, और उस चीज में इतनी पावर होगी जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ध्यान तुम्हारा कितना टिका हुआ है उसमें। ध्यान एक लेंस से होती हुई रोशनी जो जा रही है, वो वन पॉइंटेड अगर है तो वो जला देगी कागज को। ध्यान में इतनी शक्ति है। अगर किसी एक चीज को पकड़ लिया जाए और उसी के साथ चिपके रहें तो उस चीज में ना सिर्फ उसका
सल्यूशन निकलता है ना, और वो चीज अपने आप को प्रस्तुत करती है, रिवील करती है, बल्कि वो चीज आपकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस हो जाती है, उसमें शक्ति आ जाती है उस चीज में, अगर उस चीज पे ध्यान लगाया जाए तो वहां पे विश्व शक्ति, प्राण शक्ति कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। अब जब वो कॉन्सेंट्रेट हो जाती है उसी जगह पे, तो वो चीज वाइब्रेट करती है, उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी कुछ टाइम की बात है, मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए 3 साल पहले की बात है, एक वीडियो देख रहा था। मुझे वीडियो में कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने वीडियो देखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया, 2-3 चीज़ें समझ में आई, फिर मैं चला गया, फिर मैं आके फिर मुझे परेशान कर रहा था, तो मैंने दोबारा देखा, फिर समझ में आए 2-3 चीज़ें, और ऐसे करते करते मैंने कम से कम 50 से 60 बार उस वीडियोस को देखा होगा। फिर वो वीडियो मुझे 60वीं बार समझ में आ गई पूरी तरीके से। ऐसे ही भगवत गीता का कोई श्लोक है, उस पे आप अपना उसको समझने की कोशिश मत करो, उसके साथ चिपके रहो, बस ध्यान गड़ाए रहो उस पे। आपका ध्यान जब गड़ता है किसी चीज पे, तो वहां ये नहीं होना चाहिए कि मुझे उत्तर निकालना, मुझे हल निकालना है। चुपचाप उसको पढ़ते रहो, देखते रहो, और अंदर से थोड़ा सा इंटेंशन रखो। ज्यादा इंटेंशन मत रखो कि मुझे उत्तर चाहिए, फल चाहिए। सिर्फ देखते रहो, पढ़ते रहो, चिपके रहो, देखते रहो, भागो मत कहीं पे, अपने आप उत्तर निकल के आएगा। और ये चीज मैंने अपने म्यूजिक में भी देखी है कि अगर मैं किसी गाने को बना रहा हूं, तो गाना बनाने में 2 दिन भी लगता है, गाना बनाने में 2 साल भी लगते हैं, लेकिन 2 साल का जो गाना बनेगा, वो गाना सुपर हिट हो जाएगा। वो गाना अलग ही अट्रैक्ट करेगा लोगों को। ध्यान ध्यान को खींचता है। मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान ध्यान को खींचता है। अगर आप किसी चीज में ज्यादा ध्यान देते हो और वो चीज लॉन्च करते हो, तो वो चीज ऑटोमेटिकली लोगों का ध्यान आकर्षित करेगी। मतलब क्या कि अगर आपने एक गेंद है उस पर ध्यान दिया और गेंद को हवा में उछाला और लोगों की तरफ फेंका, तो लोग बात कर रहे हैं आपस में, लेकिन सर के ऊपर से अगर गेंद जा रही है तो लोग ऑटोमेटिकली गेंद की तरफ देखने लगेंगे। ध्यान ध्यान को आकर्षित करता है। इसका लॉजिक यह है कि प्राण शक्ति चली जाती है उस गेंद में। जब प्राण शक्ति उस गेंद में चली जाती है और गेंद को आप फेंकते हो, लोग बात कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अपने आप लोग देखेंगे उसको ऑटोमेटिकली। एक बार नजर पड़ेगी, नजर हट नहीं पाएगी। ध्यान ध्यान को खींचता है। आपका ध्यान सामने वाले के ध्यान को खींच लेगा। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैंने इसको कई बार सिंगिंग में भी ऑब्जर्व किया कई बार। अगर मैं एक गाने को गा रहा हूं और पूरे फोकस के साथ गा रहा हूं, तो सामने वाला अगर बात कर रहा है ना, तो मेरी तरफ देखने लगता है, ऑटोमेटिकली वो मेरी तरफ देखने लगेगा, क्योंकि मैं ध्यान दे रहा हूं उस गाने पे। 2 लोग गाने को गा रहे हैं, एक आदमी गाने को गा रहा है, उसका सुर ताल सब कुछ सही है, लेकिन उसका ध्यान कम है, आ जा रहा है या है ही नहीं। मैं गा रहा हूं, मेरा सुर ताल हिला हुआ है लेट से, और लेकिन मैं ध्यान दे रहा हूं। लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, उस आदमी को पता तक नहीं चलेगा ये क्या हो गया। अगर मैं किसी चीज के ऊपर ध्यान दे रहा हूं, तो वो चीज, एक अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था, तो वो बोल रही थी मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं। पहले पढ़ती थी, तो जब भी मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूं तो मुझे अच्छा फील होता है।
और मेरे साथ कुछ पॉजिटिव होता है लाइफ में। मैंने कहा कि जिस चीज को तुम पढ़ रही हो, उसने मेरे से पूछा कि इसका लॉजिक क्या है, क्योंकि मेरे को शुरू से चीजों को साइंटिफिकली देखने का मजा आता है, तो उसको पता है कि ये कुछ ना कुछ जवाब देगा। तो मैंने कहा कि आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी बात कर रहा हूं, शायद तुम्हें इसका अजीब लगे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। तुमने कहा तुमने हनुमान चालीसा पढ़ी, तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जो पॉजिटिव थी, वो हमेशा हनुमान चालीसा पढ़ के ही होती है। कहती हमेशा नहीं होता, पर हाँ 10 में से 5 या 6 बार अगर मैं पढ़ूंगी तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। मतलब अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही है या कुछ है तो मैं उसको पढ़ती हूँ तो वो चीज़ मेरे साथ आ जाती है। तो मैंने कहा कि कहती लॉजिक क्या है इसके पीछे। मैंने कहा लॉजिक कुछ नहीं है। उस चीज़ को बनाने के लिए कितने लोगों का ध्यान लगा। हनुमान चालीसा जब लिखी गई थी, काफ़ी टाइम पहले लिखी गई थी, उसको लिखते वक्त इतना ध्यान गया है, और उसके बाद पिछले 10,000 साल में या चल लेट से 2-3 हज़ार साल में कितने लोगों ने उसको पढ़ा है। तो जिसने बनाया उसका इतना ध्यान गया, उसके बाद लोग पढ़े उनका ध्यान गया, वो शक्ति चली गई। फिर एक और आदमी आया, उसने पढ़ा और शक्ति चली गई। फिर आदमी आया, उसको पूजने लगा और शक्ति चली गई। ध्यान 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 ध्यान, कम से कम पिछले 2000 साल में करोड़ों लोगों ने उस हनुमान चालीसा पे ध्यान दिया है, वो शक्ति दी है। अब उसकी वो जो शक्ति है उस चालीसा की, वो ऐसी शक्ति है कि अगर आपने उसको पढ़ दिया कहीं या कुछ हुआ तो कुछ ना कुछ आपके साथ होने लगता है, आपके साथ कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने लगता है। इसको कॉन्सिक्रेशन बोलते हैं। कॉन्सिक्रेशन का रूल ही है कि इतना ध्यान दे दो किसी चीज पे और दुनिया के सारे लोगों का ध्यान उसमें लगा दो कि वो चीज शक्तिशाली हो जाएगी अपने आप। और जैसे ही उसको आज से लाखों करोड़ों साल बाद भी अगर कोई पढ़ेगा या देखेगा या छुएगा या उसके पास बैठेगा तो उसको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा। उसको लगेगा यहां पे कुछ जादू हो रहा है। असल में वो जादू नहीं है, असल में दुनिया की जो शक्ति है उसके अंदर डाल दी गई है। वो कैसे डलती है? आप किसी चीज पे ध्यान दो, और कितना ध्यान दे रहे हो। जितना ज्यादा तुम ध्यान दोगे उतना ज्यादा वो चीज शक्तिशाली हो जाती है। एक्चुअली में प्राण जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है उसके अंदर। जब प्राण कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो वो चीज जो है उस वस्तु के संपर्क में कोई भी आएगा वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा उस शक्ति से। इसको ही हमने भगवान कह दिया, जबकि ये भगवान नहीं है। ये बस ये कह सकते हैं कि सारी दुनिया की एनर्जी एक चीज में डाल दी गई है। ये विश्व जो है, स्पेशली जो ये ग्रह है, इसमें प्राण को सबसे ऊपर माना गया है। ये जो भी आपके हिंदू गॉड्स हैं, इनके अंदर प्राण एक साधारण मनुष्य से बहुत ज्यादा मल्टीप्लाइड था। वो प्राण भरता कैसे है? ध्यान से। जब आप एक चक्र पे फोकस करते हो तो वो चक्र जो है बाहर की शक्तियों को अब्सॉर्ब करता है और वो ध्यान बढ़ जाता है आपके अंदर, वो प्राण बढ़ने लगता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य, अगर कोई भी साधारण मनुष्य है, वो किसी एक बोतल पे भी ध्यान देता है और देता रहता है, तो धीरे धीरे उस बोतल में कॉस्मिक एनर्जी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है और उस बोतल के संपर्क में कोई भी आएगा वो आकर्षित हो जाएगा। सोशल मीडिया में यही अपनाया जा रहा है। यूएस में टीम बैठी हुई है 1200-1300 लोगों की। वो ये दिमाग लगा रहे हैं कि कैसे लोगों का ध्यान खींचें। उनका जो साइकोलॉजिस्ट है वहां पे, उनका ध्यान इस चीज पे लगा हुआ है। रोज 12 घंटे उस पे लग रहा है। रोज वो जॉब पे आते हैं, फेसबुक हेडक्वार्टर्स, वहां पे उनका ध्यान लगता है, फिर वो चले जाते हैं। अब वो चीज लॉन्च होती है, पूरी दुनिया में फैलती है, फिर आदमी का ध्यान उसमें चला जाता है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ध्यान दे दिया गया है। ऐसा नहीं है कि, अब ये मत कहना कि एल्गोरिथम का कोई रूल है। एल्गोरिथम सही है, एल्गोरिथम लॉजिक है उसका,
अगर आप भौतिक स्थापना देखोगे तो वो एल्गोरिथम है, पर असल में पूरी की पूरी टीम है जो रोज दिन रात काम करती रहती है उस पर, उनका ध्यान इस पे लगा हुआ है। अगर आप किसी चीज पे ध्यान देते हो तो वो चीज आकर्षित करती है लोगों को, ध्यान ध्यान को खींचता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये वही समझ सकता है जिसने ये थोड़े बहुत फील किया हो। अगर आप बहुत ज्यादा बारीकी से देखोगे तो आपको दिखेगा, ये नहीं तो नहीं दिख पाएगा। बहुत खतरनाक चीज है, मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है। आपको बस एक ऑब्जेक्ट पे देखो, फिर से सुन लो, दो पत्थर उठाए जाते हैं, उसके ऊपर टीका लगा दिया जाता है और उसके ऊपर केसरिया रंग का डाल दिया जाता है कुछ, और उसके बाद उसको पेड़ के पास रख दिया जाता है। वहां पे लोग आते हैं, रोज उसकी पूजा करते हैं, उसके पास बैठते हैं, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। पूजा करना मतलब ध्यान देना, और क्या ध्यान दे रहे हैं? वो प्यार कर रहे हैं उसको, उसको प्यार का ध्यान है, मतलब लव। तो वहां पे उस पत्थर में वो प्यार जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग उसको आके रोज प्यार दे रहे हैं, प्यार भर रहे हैं। इसको अपोजिट कर देते हैं, अगर लोग रोज आके उस चीज पे पत्थर मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो वहां पे नफरत की एनर्जी बढ़ जाएगी। जब भी वहां कोई जाएगा तो वहां पे उसको नेगेटिव ऑटोमेटिकली फील होगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने नफरत का ध्यान दिया है वहां पे। अगर कहीं पर भी बहुत दुष्कर्म हुआ, किसी कमरे में भी मान लो रेप हुआ है, मर्डर हुआ है, नेगेटिव, आप जैसे ही उस रूम में जाओगे, चाहे वो रेप 2 साल पहले हुआ था और कितने टाइम तक होता ही गया, लेट से कि बहुत टाइम तक हुआ है, फिर वहां सुसाइड भी हो गई है, वहां पे खून भी हुआ है, अब उस रूम में आप जाओगे, कहोगे यहां तो नेगेटिव वाइब आ रही है, जबकि वो रूम रेनोवेट हो गया, वहां कोई नहीं है 2-3 साल से। आप जाओगे, कहोगे नेगेटिव वाइब आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको खुद अच्छा नहीं लगा, आपके अंदर नफरत वाली भावना आ जाएगी, आपके अंदर वो पेन आने लगेगा जो एटमॉस्फेयर में पेन है। जब किसी लड़की का बलात्कार हो रहा है तो वहां पे उस एटमॉस्फेयर में वो पेन आ जाता है। वो पेन एटमॉस्फेयर में भी होता है, उसको एनर्जी बोलते हैं, वो दिखती नहीं है, क्योंकि वो ध्यान वहां पे आया, वहां पे ध्यान नफरत का भरा गया है। लड़की की नफरत, ऊपर से इधर जो रेपिस्ट हैं उनके अंदर जो नफरत है वो निकल रही है, और लड़की की नफरत है, लड़की का जो दर्द है वो सब वहां पे इकट्ठा हुआ पड़ा है। अब वहां पे कोई आएगा उसको खराब लगेगा, क्योंकि ध्यान दिया गया है। किस तरीके का ध्यान दे रहे हो? एक पत्थर को पूजने लगो, उसको प्यार करने लगो। हर आदमी जाता है, वो ये सोचता है कि यहां पे पीसफुल है, यहां पीसफुल है, तो वो जैसे ही जाएगा वो वहां पे पीस का ध्यान देगा, वहां पे शांति का ध्यान देगा, प्यार का, लव का ध्यान देगा वहां पे। तो वहां पे ऑटोमेटिकली उस पत्थर में उस तरीके की एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब जैसे ही उस पत्थर के कांटेक्ट में कोई आएगा, अगर वो व्यक्ति बहुत नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव फील होगा, अगर वो ध्यान देगा तो अपना खुद का वहां पे। ये चक्कर है पूरा का पूरा, पूरा का पूरा जो मूर्ति स्थापना है, जो कॉन्सिक्रेशन है, वो इसी पे बेस्ड है, इस साइंस पे बेस्ड है कि तुम कितना ध्यान दे रहे हो उस पे। अगर तुम ध्यान दोगे तो वो पत्थर पे सबका ध्यान खींचेगा। बड़ी खतरनाक चीज है ये, और ये किसी भी चीज के साथ हो सकती है। देखिए, एक मां का बच्चा पैदा होता है, वो मां बहुत ध्यान देती है उस बच्चे पे, प्यार करती है उसको। बच्चा अमेरिका में बैठा हुआ है और उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है, लेट से कोई मार पीट रहा है, या मार डाला, सुसाइड कर लिया, या उसने किसी ने खून कर दिया, मां को पता चल जाएगा भनक। अगर मां अटैच्ड है उस बच्चे से, तो अभी तक अगर मां बहुत ज्यादा खतरनाक अटैच्ड है, बच्चा अमेरिका में बैठा हुआ है, मां इंडिया में है, बच्चे को मार डाला, मां को पता चल जाएगा, वो तुरंत कॉल करने लगेगी, झटपटा जाएगी। इसको लोग सिक्स सेंस बोलते थे, कोई सिक्स सेंस नहीं है ये। तुम्हारा ध्यान उस बच्चे के अंदर गया है और दोनों लिंक्ड हो आपस में। उस बच्चे को तुम मार्स पे भी ले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब भी पता चल जाएगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा विश्व आपस में कनेक्टेड है। इसको क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू प्रूफ कर दिया गया है।
क्वांटम एंटेंगलमेंट ये कहता है कि अगर दो एटम्स हैं, एक दूसरी गैलेक्सी में चला दिया, एक इस गैलेक्सी में है, अगर एक एटम को छुएंगे तो सामने वाले एटम को, जो लाखों करोड़ों गैलेक्सी दूर है, उसमें कुछ चेंजेस आने लगते हैं। इसको क्वांटम इंटैंगलमेंट, मतलब हर चीज आपस में इंटैंगल्ड है, वो दो एटम्स आपस में इंटैंगल्ड है। उनको उनको यूनिवर्स के दोनों छोरों पर भी रख दोगे ना तो भी पता चल जाएगा, एक्टिविटी होने लगती है। और ऐसा बताया जाता है कि जैसे ही तुम यहां छुओगे वहां पे वो परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। लाइट से लाखों करोड़ों गुना तेज स्पीड है उसकी। एक्चुअली स्पीड है ही नहीं, क्योंकि ये विश्व आपस में कनेक्टेड है, सिर्फ ऐसा भास रहा है कि सब कुछ स्पेस है, अलग अलग स्पेस है। ये चाइना इंडिया से दूर है, इंडिया मार्स से दूर है, मार्स मून से दूर, ये सब लग रहा है। एक्चुअली में कहीं कोई स्पेस है ही नहीं, आपस में सब एक ऑर्गेनिज्म की तरह है। देखो इसको ऐसे इमेजिन करो, आपने मेरे नाखून को टच किया, ध्यान दीजिएगा, मेरे को पता चल गया, मेरे मेरे सर पे असर आ गया, मेरे सर को छुआ, नाखून पे असर आ गया। अब नाखून और सर में गैप है, स्पेस है, आसमान है बीच में, आकाश है। कैसे हो गया? कनेक्टेड है, ऑर्गेनिज्म एक ही है। एक बहुत बड़ा जानवर है जिसको हम ब्रह्मांड बोलते हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस जानवर के अंदर हम लोग हैं। हमें लग रहा है सब कुछ अलग अलग है, दूर दूर है, दिख अलग लग रहा है सब कुछ, लेकिन एक्चुअली में जानवर एक ही है। अब जानवर की पूंछ छुओगे तो जानवर के सर पे असर दिखेगा, जानवर का सर छुओगे तो जानवर की पूंछ, एक पूरा का पूरा जानवर समझ लो, खतरनाक। और इसमें ध्यान को लाना बहुत जरूरी है। जैसे ही तुम किसी चीज पे ध्यान देते हो वो चीज आपसे इंटैंगल्ड हो जाती है, और जो भी आदमी उसके पास आएगा वो चीज इंटैंगल्ड हो जाएगी आपस में। जो मूर्ति पूजन है, मूर्ति को क्या किया गया था कि पहली बात तो जो मंदिर है वो सिंबॉलिक है कॉन्शियसनेस और बॉडी के लिए। हर एक मंदिर में जो मूर्ति है वो बीच में ही रखी जानी होती है। कभी भी मंदिर में आए दाएं बाएं नहीं रखा जाएगा। बीच में अगर नहीं है तो समझ लीजिए वो मंदिर सही नहीं है, मतलब मंदिर नहीं है। फिर वो बीच में रख के ये दिखाया जा रहा है कि जो सुप्रीम कॉन्शियस यानी परमात्मा जो है, परम आत्मा जो है, वो बीच में है, बाकी सब कुछ शरीर है। आसपास जो है मंदिर का जो बाउंड्रीज है वो शरीर की तरह है। बीच में जो कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस को हम हमेशा से पूछते आए हैं। कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक सत्य है। ये सनातन, हर कोई सनातनी है, लेकिन हमने उसको धर्म के साथ एसोसिएट कर दिया है। नहीं, सनातन एक धर्म है, सनातन एक सत्य है जो हर किसी का सत्य है, चाहे कोई माने चाहे ना माने, वो बात अलग है। सनातन मतलब होता है अनंत, इटर्नल। हर कोई इटर्नल है। अगर आप किसी भी प्लास्टिक की चीज को जलाओगे वो ब्रेक डाउन होकर दूसरे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, वो भी अनंत है, उसको आप मार नहीं सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली पहले लोग हिंदू हिंदू बोलते थे, अब सनातन सनातन करने लगे हैं। लोगों को पता ही नहीं है सनातन का मतलब क्या है, बस लोगों ने कह दिया ये हमारी मान्यताएं हैं और आपकी मान्यताएं गलत है। अरे ऐसा नहीं है भाई, अगर आप सही से देखोगे हर आदमी एक ही बात कर रहा है, हर एक धर्म एक ही बात कर रहा है, सब ये कह रहे हैं एक है सब कुछ, लेकिन आपका ईगो बीच में आ गया और दो ईगोस की आपस में लड़ाई हो रही है तगड़ी वाली। यही हो रहा है। जो भी बातें मैं कह रहा हूं, मैं किसी भी धर्म के विरोध में नहीं बात कर रहा हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि ये जो लड़ाई झगड़ा मारपीट बम विस्फोट है, जब आपके सारे लोगों के धर्म एक ही बात कर रहे हैं कि सब कुछ एक है, तो किस बात की लड़ाई हो रही है? ठीक है, तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि सनातन का मतलब होता है अनंत। इनफैक्ट सनातन, उसके बीच में ही अनंत छुपा हुआ है अगर आप देखोगे तो।
इटर्नल। इस दुनिया में क्या इटर्नल नहीं है? लेकिन लोगों ने क्या किया, सनातनी को धर्म बना दिया। ये एक सत्य है। ये चाहे कोई माने ना माने, वो भी सनातनी है, और जो मानता है वो भी सनातनी है। लेकिन तुम्हारी डेफिनेशन गलत बैठी हुई माइंड में। सत्य है भैया, ये एक ऐसा सत्य है, इट्स लाइक ग्रेविटी। इसमें कोई अलग चीज नहीं है कि हम ये हैं आप वो हो, राइट? सो हमें क्या समझने की जरूरत है कि हमें पहले यह देखना है कि ध्यान कैसे काम करता है। और जो भी आपको मंदिर में जाके अच्छा लगता है, क्योंकि मंदिर पे भगवान की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब वो एनर्जी हर जगह व्याप्त है, लेकिन कई कई जगह कॉन्सेंट्रेट है। कॉन्सेंट्रेट ऐसा नहीं किसी ने जादू कर, कोई जादू नहीं, ध्यान दिया है उस पर। उसके बाद जब वो मर गया जिसने ध्यान दिया था, आपने आके ध्यान दिया। लेट से कि आप एक शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, अब किसी ने शिवलिंग की स्थापना करी, वो मर गए, उन्होंने समाधि ले ली, उसके बाद आप आके करते जा रहे हो, ध्यान देते जा रहे हो, तो वो मंदिर दूर से ही एक इंपैक्ट मारेगा, उसका ऑरा बड़ा हो जाएगा। वहां पे ध्यान दिया गया है। अब आप चाहो तो मंदिर जाके ध्यान दो, अपने अंदर बैठ के किसी एक पॉइंट पे ध्यान दो शरीर के, वहां वो भी खुलने लगता है। आपका ध्यान है कहां, ये डिसाइड करता है कि आपकी जीवन में क्या होने वाला है। अगर आप एक चीज पर ध्यान दे लोगे तो आप 20,000 करोड़ की कंपनी की, 40,000 करोड़ की कंपनी भी खड़ी कर सकते हो। ध्यान देखो, अगर आप देखो एक बिजनेस वाले को, तो उनका ध्यान नेटफ्लिक्स पे नहीं रहता है, बहुत कम एंजॉय करते हैं वो। एक एंटरप्रेन्योर की शुरुआत होती है सिर्फ और सिर्फ मुझे मार्केटिंग और ये प्रोडक्ट और ये यही करना है बस, और कुछ नहीं करना, उसी में उसको मजा आ रहा है। ऐसा होता है मामला। और वो इतना ध्यान दे देते हैं कि वो चीज फिर बड़ी होने लगती है, क्योंकि ध्यान दे के ही प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। अगर आप एक चीज के ध्यान ही नहीं दोगे तो प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेंगे, प्रश्न के उत्तर नहीं मिलेंगे तो आप उत्तर को अप्लाई नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे तो बिजनेस में आगे नहीं बढ़ोगे। बिजनेस में आप एक पॉइंट पे जाके फंस जाते हो, उस पॉइंट से रिलेटेड कुछ 3-4 क्वेश्चंस होते हैं, उनको आप सॉल्व करते हो, उसके बाद आगे बढ़ते हो, फिर दोबारा एक जगह फंस जाते हो, फिर एक प्रश्न मिलता है, फिर उसको सॉल्व करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। यही हो रहा है। इट इज जस्ट द गेम ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एप्लीकेशन, दैट्स इट। देयर आर 3 थिंग्स: क्वेश्चन, आंसर, एप्लीकेशन, एंड द साइकिल गोज। आई होप आपको समझ में आया हो। ध्यान की जो शक्तियां हैं वो बहुत ऊपर है। थैंक यू, टेक केयर।